आप सबको मेरा नमस्कार। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर विजय ने भेजी है। मैं आपको बता दूं, ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो वीरान है, खंडर है और जहां लोग जाने से कतराते हैं। ये जगह है प्रयागराज की काशीराम कॉलोनी। आगे की कहानी में विजय के शब्दों में, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे इस जगह का नाम एक अजीब वजह से पता चला। कई लोगों ने कहा कि वहाँ कोई नहीं जाता। कुछ कहते हैं कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं और कुछ कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत डरावना था। ये जानने के लिए मैंने तय किया कि मैं खुद इस जगह जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। काशीराम कॉलोनी तक का रास्ता सुनसान और वीरान था। गर्म हवाएं और सूनी सड़कें, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में जा रहा हूँ। जब कॉलोनी के पास पहुंचा तो मुझे दूर से इमारतें नजर आईं। ये इमारतें इतनी खराब हालात में थीं कि जैसे समय ने बुढ़ापे की गिरफ्त में ले लिया हो। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दरवाजे गायब और चारों ओर बस खामोशी। जैसे ही मैं कॉलोनी के अंदर घुसा, एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ये ठंडक मौसम की नहीं थी, वहाँ की हवा में कुछ अजीब सा था। वहाँ की इमारतें जैसे किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। मैंने वहाँ आसपास रहने वाले कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ लोग तो डर के मारे कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि ये 6 साल पहले यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। उसने कहा, भाई साहब, यहाँ पर एक लड़का मारा गया था, तब से ही कॉलोनी खाली हो गई। लोग डर के मारे यहाँ से चले गए। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। मुझे उस बूढ़े आदमी की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हो सकता है सिर्फ एक अफवाह हो। रात का वक्त हो चुका था, लेकिन मैंने फैसला लिया कि मैं कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से में जाकर देखूंगा। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च थी। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांकने की कोशिश की तो लगा जैसे किसी ने वहां पर कुछ लिखा हो। दीवार पर खून के जैसे लाल रंग से लिखा हुआ था, यहां से भाग जाओ। फिर मुझे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे कोने में मिट्टी से ढका हुआ कुछ दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। मैं घबरा गया। जिस जैसे मैंने अपनी टॉर्च को चालू किया, लेकिन जब टॉर्च दोबारा जली तो मैंने देखा कि मिट्टी के उस ढेर पर किसी की उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हटाने की कोशिश की हो। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं दौड़कर कॉलोनी से बाहर निकला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने वहाँ से लौटते वक्त तय कर लिया था कि इस जगह की सच्चाई जानने के लिए मुझे और जानकारी जुटानी होगी कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था। वो कौन था जो फुसफुसा रहा था और क्या सच में वहाँ आत्माएं थी? अगले दिन मैं फिर से उस कॉलोनी में गया। कॉलोनी के अंदर घुसते ही पिछली बार की तरह इस बार भी वही सन्नाटा महसूस हुआ। इस बार मैं पहले से ज़्यादा तैयार होकर आया था। मेरे साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक रिकॉर्डर था। मैंने खाली फ्लैट के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा जंग खा चुका था, लेकिन अंदर का मंजर और भी डरावना था। कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन निशान पुराने थे। जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। मैंने अपने कैमरे को चालू किया और आवाज़ के पीछे जाने लगा। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर गया तो देखा कि एक दरवाज़ा अध खुला था। अंदर झांकने पर एक पुरानी कुर्सी और उस पर बैठा एक आदमी दिखा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसमें जीवन ना हो। मैंने फिर से पूछा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मेरी तरफ देखता रहा। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई और मैं पीछे हटने लगा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो कुर्सी खाली थी।
मैंने जल्दी से वहाँ निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई। ये बहुत अजीब सा था क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से चार्ज किया था। अब मैं पूरी तरह से अंधेरे कमरे में था। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही मैंने कॉलोनी से बाहर जाने की कोशिश की, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। आवाज़ कह रही थी, ये जगह छोड़ दो, वापस मत आना। मैं तेजी से कॉलोनी से बाहर निकला और सीधा पास के गांव गया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो शायद इस कॉलोनी के बारे में कुछ जानते थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा इस कॉलोनी में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ जाने से डरते हैं? उन्होंने मुझे गहरी नज़रों से देखा और कहा, बेटा वो जगह शापित है। वहाँ जिनकी हत्या हुई थी उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और लोग कहते हैं कि जिसने भी वहाँ ज़्यादा समय बिताया वो पागल हो गया था, गायब हो गया। मैंने उनसे और जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि वो जो लड़का जो मारा गया था वो निर्दोष था, उसे गलत फहमी में मारा गया और अब उसकी आत्मा न्याय चाहती है। बाबा की बातों ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। मैंने उनसे पूछा, बाबा क्या इस बारे में और कुछ पता चल सकता है? उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक साधु रहते हैं, वो तुम्हें इस जगह के बारे में ज़्यादा बताएंगे। दोस्तों, अब मेरा अगला कदम उस साधु से मिलना था। अगली सुबह मैं उस मंदिर की तरफ गया। ये मंदिर एक घने जंगल के बीच था। साधु जी से मिलकर मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा उस कॉलोनी में जो भी हुआ है वो इंसान की बनाई हुई समस्या है, लेकिन अब वो जगह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन चुकी है। वहाँ एक आत्मा बंधी हुई है और वो मुक्त होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद उस आत्मा से संपर्क करना होगा। ये खतरनाक काम है। साधु ने मुझे एक पुरानी माला और कुछ चावल दिए और उन्होंने कहा, जब तुम कॉलोनी वापस जाओ तो इसे उस जगह पर रख देना जहां पर वो हत्या हुई थी और वहां बैठकर प्रार्थना करना। हो सकता है कि आत्मा तुमसे संपर्क करे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं हुई तो ये तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। मैं अब तक काफ़ी डर चुका था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूँगा। 3 दिन के बाद मैं बड़ी हिम्मत करके फिर से उस कॉलोनी में गया। मैंने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को चालू किया और सीधे उस फ्लैट की ओर बढ़ा जहाँ हत्या हुई थी। फ्लैट के अंदर पहुंचकर मैंने साधु जी द्वारा दिए गए चावल को कमरे के बीचों बीच रखा और उनके निर्देशानुसार बैठकर प्रार्थना शुरू की। और जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किए, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मेरे चारों ओर सन्नाटा गहराता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की मौजूदगी है। और तभी मैंने पहली बार वो आवाज सुनी, कौन हो तुम? आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्सा और दर्द दोनों था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं, मुझे सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और दीवारों पर वही पुराने खून के निशान चमकने लगे। और तभी मेरे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक नौजवान लड़के की आत्मा थी। उसने कहा, मुझे झूठे इल्जाम में मारा गया है, मैंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? उसने जवाब दिया, यहाँ की जमीन पर कब्जे के लिए। ये कॉलोनी बनने से पहले हमारी जमीन थी, मेरे परिवार ने इसे छोड़ने से मना कर दिया और इसके बदले मुझे मार डाला गया। लड़के की बातों से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उससे जब मैंने पूछा कि अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, तो उसने कहा, मेरे परिवार को इंसाफ दिलाओ, उन्हें जिन्होंने मारा उनका सच सामने लाओ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। ये कहते ही वो आकृति गायब हो गई। लेकिन इससे पहले उसने मुझे एक पता दिया और ये पता उसी आदमी का था जिसने ये कॉलोनी बनाने का काम शुरू किया था। मैं उस पते पर पहुंचा। ये एक आलीशान बंगला था,
मैंने वहाँ काम करने वाले एक नौकर से बात की तो उसने बताया कि ये बंगला एक समय उस बिल्डर का था जिसने कॉलोनी का निर्माण किया था, लेकिन अब वो किसी और के पास है। बिल्डर ने उस जगह को छोड़ दी क्योंकि कॉलोनी में हुई घटनाओं के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे पता चला कि उस बिल्डर का नाम रघुवीर सिंह था और अब वो एक छोटे से गांव में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था। गांव पहुंचकर मैंने रघुवीर सिंह से मुलाकात की। वो एक बूढ़ा और डरा हुआ इंसान था। मैंने उससे पूछा, काशीराम कॉलोनी में क्या हुआ था? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने लड़के की आत्मा का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे ऊपर दबाव डालकर करवाया गया था। वो जमीन हड़पने के लिए कुछ ताकतवर लोग पीछे थे। मैंने उनकी बात मानी और उस लड़के की हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। वो आत्मा मुझे कभी चैन से सोने नहीं देती। मैंने रघुवीर से कहा कि उसे पुलिस के सामने सच कबूल करना होगा। पहले तो वो डर गया, लेकिन मैंने उसे समझाया कि यही आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका है। आखिरकार उसने मान लिया। रघुवीर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। वो जमीन हड़पने वाले लोग जो आज भी प्रभावशाली पदों पर थे, अब कानून के शिकंजे में आ गए। कुछ महीनों बाद मैं दोबारा काशीराम कॉलोनी गया। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। वो भारीपन गायब हो चुका था। मैंने वही चावल माला उस जगह पर रखे और फिर प्रार्थना की और मुझे फिर वही धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार वो शांत और मुस्कुराती हुई थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। आत्मा गायब हो गई और साथ ही वो डरावनी कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल और सच्ची स्टोरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल पर आपकी रियल स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।